बड़े इंतजार के बाद देर आए पर दुरुस्त आए। ये सारा विश्व एक रंगमंच है, हम सभी कलाकार हैं, ऐसा शेक्सपियर ने कहा था। ये बात भी सच है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है। कितनी बातें हम अपनी मर्जी से कर पाते हैं, कितनी नियति में होती हैं, ये बात कुछ निर्धारित नहीं है। और यदि आप एक स्त्री हैं तो और भी ज्यादा। आज की शाम की आखिरी प्रस्तुति है नाटक उसके साथ। नाटक के लेखक एवं निर्देशक हैं आलोक शुक्ल जी, और इन्होंने एक पात्र भी निभाया है साथ में। स्त्री का जो पात्र है वो मान्या के रूप में है। कहानी है ये एक स्त्री के जीवन की। स्त्री के जीवन का सच बताया गया है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक वो किन किन परेशानियों का सामना करती है। और सबसे मुख्य बात ये है कि ये नाटक एक सच्ची घटना पर आधारित है। आलोक जी को एक बार एक लड़की डिवाइडर पर मिली थी, उसके बाद उन्होंने उसकी देखरेख करवाई, उसको भेजा उसकी देखभाल के लिए, और फिर उन्होंने अपनी कल्पना के पंखों से सोचा कि ये कैसे क्यों कर ये यहाँ पे आई होगी। तो एक पूरी कहानी रच दी गई और उसका परिणाम ये है कि नाटक उसके साथ। आइए देखते हैं नाटक उसके साथ। आप लोग नमस्कार। वो क्या है कि आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर किसी भी घटना दुर्घटना की एक सेल्फी या पोस्ट हमारे आपके अंदर के अच्छे आदमी के विरोध व्यक्त करने का तरीका हो गया। आजकल क्रांति तो घर बैठे चाय पकौड़े खाते हुए हो जाती है। एक ट्वीट या पोस्ट से ज्यादा हुआ तो घटना स्थल पर जो है तो एक मोमबत्ती चलाते हैं और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं, कुछ करते नहीं। पर कुछ लोग होते हैं जो चुपचाप नहीं रहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। ऐसे एक व्यक्ति ने कोशिश की थी 1997 में एक नर्म दोपहर में, जब मुंबई की व्यस्त गली के डिवाइडर पर उसके साथ ये दर्दनाक घटना घटी। अब वहां हालांकि डिवाइडर नहीं है, मेट्रो के बड़े बड़े पिलर खड़े हो गए हैं, ऊपर से मेट्रो दौड़ने लगी है और नीचे जहां वो पड़ी हुई थी छोटे छोटे फूल पौधे हो गए। हाँ, फूल सी ही थी वो।
सब मुड़ मुड़ कर देखते हैं, मालूम नहीं क्यों। मुझे कभी समझ अरे अरे मैं अपने आप को खोज रही थी। आप लोग नहीं समझे? वो क्या है ना कि मेरे आश्रम में सब लोग मुझे बोलते हैं कि मैं ऐसे कचरे के ढेर में पड़ी हुई मिली थी। तो जब भी मैं ऐसा कोई कचरे का ढेर देखती हूँ ना, तो इसमें मैं अपने आप को खोजने लगती हूँ। मतलब मेरे जैसे कोई और जिसे किसी ने इस कचरे में फेंक दिया हो। जैसे ना मालूम किसने फेंका था। कहीं अंकल आपने तो नहीं फेंका था, या फिर आपने फेंका होगा। मगर आप लोग फेंकेंगे भी तो मुझे बताएंगे क्यों? और अगर बताना ही होता तो मुझे फेंकते क्यों? नानी कितने पागल हैं। अरे हाँ, वहाँ आश्रम में सब लोग मुझे पागल भी कहते हैं और मुझे खुशबू भी कहते हैं। कहते हैं कि मैं जिधर से भी निकलती हूँ ना तो उधर खुशबू फैल जाती है। पर कैसे मुझे समझ नहीं आया। पर आजकल जब भी कोई मुझे देखता है ना तो मुझे बहुत डर सा लगता है। पर डर कर जाऊं कहाँ? मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है। अच्छा, आपको एक सीक्रेट बात बताऊं? मेरा ना बचपन कभी आया ही नहीं। वो तो मुझसे एक हाथ की दूरी पर खड़ी होकर मुझे देखता सा रहता है। मैं जैसे उसकी ओर हाथ बढ़ाती हूँ तो वो मुझसे दूर चला जाता है। मैं फिर हाथ बढ़ाती हूँ तो वो मुझसे फिर से दूर चला जाता है। बचपन कितना अच्छा होता है ना। बचपन में तो मम्मी पापा होते हैं, भाई होता है, लाड प्यार होता है, थोड़ी सी डांट और बहुत बड़ी मनोहार होती है। अगर मेरा बचपन होता ना तो मम्मी कहती जब देखो तब लॉलीपॉप, चल खाना खा, मेरी प्यारी बिटिया है ना, खाना खा ली। नहीं मम्मा प्लीज मुझे खाना नहीं खाना, मम्मा प्लीज मुझे खाना नहीं खाना। देख तू मेरी प्यारी बिटिया है, मम्मा का कहना नहीं मानेगी, चल खाना खा। नहीं मम्मा प्लीज मुझे खाना नहीं खाना, मुझे लॉलीपॉप खाना है मम्मा प्लीज। देख अब बहुत हो गए तेरे नखरे, खाना खा वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। चल खाना खा ले, खाना खा। नहीं मम्मा प्लीज पुलिस को नहीं बुलाना, प्लीज मम्मा पुलिस को नहीं बुलाना। पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते और मैं स्कूल ना जाने की जिद करती। अरे कहाँ रहता है? खाना खा लिया है इसने, जाओ इसे स्कूल छोड़ाओ। अरे बाथरूम में हूँ, आ रहा हूँ। जब कभी भी कहीं जाना हो बाथरूम में बने रहते हैं, कहीं भी जाना हो बाथरूम में हूँ। मारा तो मेरी बुराई करे बगैर खाना नहीं पचता है, आ रहा हूँ। अरे ठीक है स्कूल छोड़ाओ इसे। चलो चल। पापा प्लीज, पापा मुझे स्कूल नहीं जाना पापा। बेटा तू फिर जिद करने लगी स्कूल ना जाने की। चल चलो अच्छे बच्चे स्कूल जाते, चलो। पापा प्लीज मुझे स्कूल नहीं जाना। बेटा बड़े होने की स्कूल जाना पड़ता है, सब लोग जाते हैं, कभी तो बड़े हुए। चलो पापा मुझे बड़ा नहीं होना पापा प्लीज। बड़ी होके पापा जैसे बनोगे, पापा जैसे बनने के लिए स्कूल जाओगी ना? हाँ पापा। चलो अच्छा चलो। पापा मुझे स्कूल छोड़ने जाते और मैं स्कूल से आकर भाई के साथ खिलौने के लिए खूब लड़ती। ये मेरा खिलौना है, आज मैं इससे खेलूंगी, तुम गुड़िया से खेलो। और अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो पापा से शिकायत कर दूंगी। ये मेरा खिलौना है, मैं नहीं दूंगी, तुम चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं दूंगी, तुम जाकर अपनी गुड़िया से खेलो। पापा देखो ये मेरा खिलौना ले, मैं नहीं दूंगी खिलौना, बिल्कुल नहीं दूंगी, चले जाओ यहाँ से, मैं खेलूंगी। और अगर नहीं दी- इतने सारे काम पड़े हुए हैं थिएटर होम में, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हैं, अभी डैडी बैठ से खेल रही है।
क्यों? बर्तन नहीं मांजे ना तूने अभी? मासूमी बर्तन। आज तुझे खाना नहीं दूंगा, तब समझ में आएगा तेरे। ऐसे ना समझ में आएगा। पर यहाँ तो सिर्फ डांटते थे। और खाना तो बहुत रोने के बाद मिलता था। कभी कभी तो रोते रोते भूखे पेट ही सो जाना था। ऐसे ही रोते कलपते कब छोटी से बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। तब चला जब लोग मुझे पहले से भी ज्यादा घूरने लगे। ऐसा लगता था जैसे अनगिनत आंखें आकर मेरे जिस्म में धस गई हों। पर शुरू में इनका एहसास नहीं होता था और होता भी नहीं। पर अरे बेबी, ओहो, हाउ आर यू? अरे वाह, कैसी हो तुम? अरे बहुत दिन से मिली नहीं हो तुम। कैसे मिले? अरे मैं तुम्हारा लखन चाचा। बेटा यहाँ क्यों छुपी हो तुम? यहाँ क्यों छुपी हो तुम? चाचा से छुपते हैं क्या? अरे कहाँ गुड्डी? गुड्डी, अरे वो तुम्हारा राजू भैया। कहाँ चाहे छुपी हो तुम? इधर गुड्डी हो? भैया अरे तुम आई नहीं हैं इतने दिन से? बताओ बगल में हैं? अरे बेटा कहाँ हो तुम? अरे मैं तुम्हारा गुरुदेव। अरे बेटा वहाँ छुपी हो। इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ। दूसरे ऐसे छुपते हैं क्या? ये बड़ी हो गई हो, आप तो गुरु को कुछ तुमको देना चाहिए ना। देखते ही देखते भाई अंकल और दोस्त, न जाने ऐसे कितने रिश्तों से होने वाली मेरी पहचान झूठी साबित हुई। जल्द ही इन रिश्तों ने अपने लिबास उतार दिए और कुछ यूं बेपर्दा हो गए। किसी रिश्ते का कोई अर्थ नहीं बचा था। सबके सब शर्मसार हो गए। महज एक काला साया सा बनकर रह गया। इन काले सायों से मुक्ति हमें उन घरों में रहकर भी नहीं मिलती जिन्हें हम सेव कहते हैं। उन घरों में भी कोई ना कोई रिश्ता ऐसा निकल आता है जो उतारता है अपने लिबास को और बेपर्दा हो जाती हैं हम लड़कियां। जानते हैं, लड़कियां पैदा होते ही इस एहसास के खूंटे से बाहर निकल जाती हैं कि हम लड़कियां हैं। कुछ ही सालों में बदलते स्पर्श से, बदलती नजरों से हमारे अंदर ये कहीं चिस्पा कर दिया जाता है कि मैं एक जिस्म हूँ जो दूसरों की बात तो छोड़िए, मैं अपने लोगों को ही कुछ इस कदर चुभती हूँ। अरे बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने पहनने ओढ़ने का ध्यान दिया करो। इस तरीके के ऊटपटांग कपड़े पहनकर घर मत आया करो, समझी? जमाना ठीक नहीं है। अरे इतनी देर तक घर के बाहर मत रहा करो बेटा। छोटी बच्ची नहीं हो अब। क्या समझाए माँ बाप अपने बच्चों को, सुनते ही नहीं है। अरे तो क्या करूं मैं? अपने जिस्मानी अंगों को काट कर फेंक दूं या गहराइयों में सीमेंट का अस्तर लगा दूं? जब अपने ही लोग अपने लड़की के शरीर को सहजता से नहीं लेते, तो हम दूसरों को क्या दोष दें? तब तो मेरे स्कूल कॉलेज में पहनने ओढ़ने पर नियम कायदे बनाए ही जाएंगे। नेता उल जलूल बयान देंगे ही।
की सुरक्षा की खातिर अलग अलग शहरों में शेल्टर खोले जाते हैं। ऐसे पर यहाँ तो दर्द सहने की आदत डालनी पड़ती है। और देखते ही देखते ऐसे कई शेल्टर्स हमारी इज्जत लूटने के चारागाह बन जाते हैं। और जब बात खुलती है तो नेता जांच करने की बात कहकर अपने कर्तव्यों के पालन की दिशा कर लेते हैं। काश ऐसा होता कि इनकी कलुषित इच्छाओं की एक पोटरी बनाती और किसी बदनाम गली में किसी बिस्तर पर बिछाती। कम से कम वो हम जैसी लड़कियां इनके जहन्नुम से तो बच जाती। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या वहां भी हमारी तरह कोई भगाई हुई, कोई सताई हुई या कचरे के ढेर से उठाई हुई लड़की नहीं होती है? और वैसे भी एक जवान लड़की की जिंदगी में ऐसे शेल्टर हर गली, हर मोहल्ले, हर ऑफिस, यहाँ तक कि उसके खुद के घर पे भी मौजूद होते हैं। मी टू तो महज एक सिंबल है, सच्चाई उससे कई ज्यादा भयानक है। जब हम लड़कियां माँ बाप की इच्छा के साथ इन 7 फेरों में बांधी जाती हैं या खुद प्यार में बन जाती हैं, तब क्या जन्नत होती है? क्या ऐसा नहीं कि इसी रिश्ते में बंद कर हम खुद से ही बेपर्दा हो जाती हैं और जमाने के सामने पर्दानशी होकर मुस्कुराकर पेश आती हैं? कोई नहीं है? इतनी देर से उधर देख के मुस्कुरा क्यों रही है? मतलब? साली मेरी बीवी है, बीवी बनकर है? आपको धक्का करी उधर? नो खाली। ओहो, खाली घर से काम न चलेगा, नया जमाना है भाई, एनिमल वाला जमाना, लात घुसे, है ना? चल अंदर चल, अंदर चल। नहीं, जो कहना है ये कहो, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। सबके सामने? पागल? मुझे पागल समझा? अरे किसी ने वीडियो बना दिया, वायरल कर दिया, पुलिस में कंप्लेन हो गई, तो मैं तो फंस जाऊं, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्या है कि बंद दरवाजे की चीखें किसी को सुनाई नहीं देती है, सबके कान बहरे हो जाते हैं, तो तू अंदर ही चल। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या? मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनो, मैं अंदर नहीं
देते हैं और 10वें दिन विसर्जन कर देते हैं। कुछ दिनों बाद फिर टूटी फूटी इधर उधर पड़ी पाई जाती हूँ मैं। यही तो है हम लड़कियां। हमारा रिश्ता कभी किसी पुरुष से बढ़कर रहा ही नहीं। ऐसा ही मेरे साथ उस अनाथ आश्रम में हुआ। जिसे देखो उसे मैं बिस्तर पर पड़ी चादर से ज्यादा कभी कुछ लगी ही नहीं। अक्सर कोई काला साया आता मेरी ओर बढ़ता, मेरे शरीर पर ना मिटने वाले सिर बड़े छोड़कर चला जाता। सब सहते सहते मनो तकलीफों के दरीचे कुछ इस तरह से खुले तो अपने आप से डरने लगे और फिर डरावनी गलियों से बचने के लिए उसने बाहर की ओर दौड़ लगा दी। डरी सहमी हुई उसने बाहर की दुनिया में कदम रखा तो बाहर की दुनिया की ऊपरी खूबसूरती को देखकर उसको नाचने लगा और अपने दुख तकलीफ भूलकर वैसे नाची ऐसे नाची जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। जिसकी छांव की कीमत उसकी इज्जत हो। पर उस पगली को क्या पता था कि ये दुनिया उसके शेल्टर से बड़ा कसाई बाड़ा है। वो जिधर से निकलेंगे उधर से जानवर निकलेंगे उस पर झपट्टा मारने के लिए। बस में, ट्रेन में, टैक्सी में, सड़क पर अकेली हो, किसी के साथ में हो, जानवर आएंगे उसे नोच खसोट के दूसरी सड़क पर फेंक देंगे, मार देंगे, जला देंगे। वो इस सबसे अनजान भूखी प्यासी खाने की तलाश में आगे कार से प्रियंका रेड्डी की घटना के बारे में जान पाती कि मदद के भेष में भेड़िए छुपे होते हैं। भैया सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दो ना। आदमी हर चीज से भाग जाए और अपनी भूख प्यास नींद से कैसे भागे? इसी का तो फायदा होता है। किससे बातें कर रहे हो? कुछ खाने को। अच्छा, भूख लगी है तुम्हें? भूख लगी है ना? भूख हमको भी लग जाती है किसी लड़की को देख के। यही बात कर रहा हूँ मैं। खाना चाहिए ना? एक मिनट। अरे भैया जरा बिस्किट देना, पैसे देना। आराम से बिस्किट खाओ।
ही मैं एक दिन एक गली से गुजर रहा था तो मैंने डिवाइडर पर लड़की को देखा और खड़ी भीड़ को देखा। अरे वो ये कुछ करते क्यों नहीं? इतनी भीड़ जमा रखी, कुछ करते क्यों नहीं? हेलो डॉक्टर, 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 अरे कोई है? डॉक्टर, डॉक्टर। अरे क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो? वो डिवाइडर पड़ी है और करा रही है सर, बच्चा पैदा करिए, कुछ करो डॉक्टर। देखो, डॉक्टर की परमिशन के बिना हम किसी को नहीं देख सकता। और तुम एक भिखारी के वास्ते काहे को इतना परेशान हो रहे हैं? क्या मतलब है आपका? कोई रास्ते में पड़ा करा रहा है, आप कुछ करने की जगह मुझे बोले परेशान क्यों हो रहे हो? उस रास्ता चलते भिखारी को कोई नहीं देखने वाला, ठीक है? और ये मेट्रो सिटी है बाबा, यहाँ सबका अपना अपना काम है। ये शहर अपने आप में ही दौड़ रहा है, कोई रुकता नहीं इधर। रुकने वाला केवल परेशान होता है, जैसे तुम हो रहे हो। क्या मतलब है? अब मैं तुम्हें मतलब क्या समझाऊं? तुम पुलिस को फोन किए? पुलिस को फोन करता हूं। पता नहीं क्या लोग हैं परेशान करते रहते हैं। हेलो हेलो, हाँ ये अंधेरी रीडर संकुल है। मैं उसके डिवाइडर के सामने एक औरत को दिखाने बच्चा पैदा करी था। मैं आम आदमी हूँ साहब, मैंने देखा। ये नगर पुलिस स्टेशन बताएंगे? अच्छा ठीक, आ जाओ साहब, आ जाओ, कोई कुछ कर नहीं कर रहा, आ जाओ। पहले तो वेटिंग में जाता है, उसके बाद फिर पता नहीं पुलिस तो भाई मैंने फोन किया था साहब, आपको मैंने काम किया था। अच्छा अच्छा, तू है कौन है तू? क्या करता है काम? वो साहब मेरे पार्लर में डॉक्टर के पास काम करता है साहब। वो रास्ते में देखा तो मैंने फोन कर दिया आपको साहब, कोई कुछ कर नहीं रहा था। काम करने की जगह तो ये समाज सेवा करने का मांगता है, मुंह में नया है क्या? तेरे समझाने क्या फायदा? एम्बुलेंस को फोन किया क्या? अच्छा मालती, अभी एक एम्बुलेंस को फोन करना मांगता है। साला हमारे सामने बोला है? अच्छा तुम नाम बता साला, चलो। हेलो, सुरेश, अरे ये अंधेरी क्रीड़ा संकुलन के सामने एम्बुलेंस लेके आने का। अरे हाँ, बाप मेरे सामने बोला, जल्दी कर। क्या साहब, अब पुलिस वाला बच्चा भी पैदा कराएगा? अभी क्या करो? बोलते पुलिस वाले कुछ काम नहीं करता थे, बोलते बच्चा पैदा करवाते हैं। चल एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस है, चल 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 बेटा, उसको बेटा जल्दी आ, बेटा इधर करने के लिए आजा आजा, अरे करना तो पापा के देखना है, मदद करना। जल्दी जल्दी जल्दी
चला मजा कर ले। चला दीनक पुलिस स्टेशन चला। चला भाई साहब आप भी चलो, देखते हैं क्या हो सकता है। चलो 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 चलो। बैठो भाई बैठो, देखते हैं क्या हो सकता है। अरे मालती, कड़क चाय सांगा ना। मुंबई में नया आए लोग जो है क्या भूत सवार होता है समाज सेवा का, और परेशानी हमारा जैसा पुलिस वाले का। बताओ अभी क्या बोलेगा। क्या बोलेगा। ये सुनना किसी बच्चाघात से कम नहीं। बड़ी देर तक पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा रहा, तब जैसे किसी को किसी चीज से कुछ मतलब ही नहीं था। मैं परेशान सा उस औरत की तरफ आगे बढ़ा। उसकी तरफ देखा मैंने, वो उदास से मेरी तरफ देख कर ऐसा लगा जैसे बोल रही है, साहब तो बड़ा अच्छा आदमी साहब, मेरा कुछ नहीं होगा, ये लोग मुझे यहीं कहीं उतार देंगे। तुम जाओ साहब, तुम जाओ।
सबके सामने खड़ी छोटी सी अंगुली उसमें छोड़ कर चला आया। नहीं मालूम उसके साथ क्या घटा। आज की सोचता तो अपने आप अपराधी महसूस करता हूँ। उसे क्यों छोड़कर चला आया? उसके साथ क्या हुआ? सवाल किसी को छोड़ के आने का नहीं है, सवाल है एक लड़की को इंसान मानने का, एक इंसान के प्रति दूसरे इंसान के कर्तव्यों का। और हम आप क्यों फेल हो जाते हैं निभाने में? जानते हैं हर साल 5 लाख लड़कियां गायब होती हैं। उनमें से किसी एक लड़की का सच है जो निर्दयी अनाथाश्रम सेंटर सड़क पर मरने लुटने को मजबूर हो जाती है या मजबूर कर दी जाती है। और ये 5 लाख गायब लड़कियां भी लड़कों की चाहे पैदा हुई 50 लाख अनचाही लड़कियों का हिस्सा होती। वरना हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लड़कियां गर्भ में ही मार दी जाती हैं। और जो जिंदा बचती हैं उन्हें हम सांस नहीं लेने देना चाहते। हर 8 मिनट में एक लड़की गायब होती है, हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। दिन में भी 100 रेप होते हैं, उनमें से 50 केस रजिस्टर्ड होते हैं। और कार्रवाई के नाम पर निर्भया कांड का सालों साल चलता केस आपको याद ही होगा। इससे देश की लड़कियों के मनोबल पर कितना बुरा असर पड़ता है कोई बता नहीं सकता। और इस व्यवस्था के खिलाफ जब हैदराबाद पुलिस एनकाउंटर कर देती कुछ दरिंदों का, तो लोग चिल्लाने लगते हैं, न्याय और समाज की दुहाई देने लगते हैं, कहते समाज बर्बाद हो जाएगा। और जब 30 साल की बच्ची से लेकर 85 साल की औरत का रेप करते हैं तब ये समाज बर्बाद नहीं होता। तब ये आवाज़ें खामोश क्यों हो जाती है? क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए या हम कुछ कर नहीं सकते हैं? सच ये है कि हम आप भी कुछ कर सकते हैं। बस उस बेटी के दर्द को समझने की जरूरत है। आओ हाथ बढ़ाओ, फिर किसी बेटी का रेप ना हो, बलात्कार ना हो, मारी न जाए, यूं ही सड़कों पर फेंकी न जाए। आओ हाथ बढ़ाओ। बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति। थिएटर का एक रंगमंच का एक सिद्धांत है जिसे हम थियोरी ऑफ कैथार्सिस कहते हैं। ये क्या होता है? ये होता है कि दर्शक जब ऑडियंस में बैठा है और एक्टर्स को देखता है, तरह तरह की भावनाएं जिसमें क्रोध भी है, जलन भी है, प्रेम भी है, शत्रुता भी है, ये सब कुछ निभाते हुए तो उसके चित्त में, दर्शक के चित्त में वो इन सब भावों को जीता है। और उसके बाद जब वो बाहर जाता है ना, उसका चित्त बहुत हल्का हो जाता है। तो असल में ऐसी सभी भावनाओं का समावेश है इस रंगोत्सव में। बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक प्रस्तुति, बहुत बहुत बधाई आपको। उसके साथ
7 के लेखक एवं निर्देशक आलोक शुक्ल जी हमारे साथ। जिन्होंने भूमिका भी निभाई और साथ में स्त्री का किरदार निभाया मान्या ने। साथी कलाकारों की लिस्ट नहीं दी गई तो आप अगर आए यहीं तक आए। थैंक यू सो मच आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारी टीम को बोलूँगा आ जाए, बारी बारी से पता सारी टीम आ जाए, पहले मेरे साथ आ जाए, जिनकी वजह से नाटक हुआ है, उनके बिना नाटक नहीं हो सकता था। मेरी वजह से हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, लेकिन उनकी वजह से तो नहीं भी होता। आइए लाइफ में सुनील चौहान जी उनके बहुत मदद की, रतन साउंड में थे, कट नेपथ्य में मेरा सहयोग कर रहे थे। आप प्रताप सिंह जी हैं जो प्रोडक्शन हेड थे, नेपथ्य प्रमुख थे, सब कुछ थे, इनके बगैर नाटक नहीं हो सकता था। म्यूजिक डायरेक्टर हमारे जो है तो आदित्य मिश्रा और इनके साथ आशीष मित्तल जो आप आ नहीं पाए, उनके फादर की तबीयत खराब थी, उन्होंने 2 गीतों में की रचना की उन्होंने। है आशीष मित्तल हैं, कहाँ है? अच्छा हाँ। और ये आराध्या शुक्ला हैं जो इनके बचपन के रोल कर रही थी। और संगीत टीम से करा दूं, ये जो है विजय लक्ष्मी जी हैं जो सारे लोकगीत फोकगीत, और रचना जी जो बीच में जो 3-4 गीत थे लोकगीत फोकगीत वाले वो कर रही थी। और इसे और मंच, हाँ रतन को हो गया, हमारा हो गया, रत्तों का हो गया। और इस मंच की परिकल्पना में और कॉस्ट्यूम में जिसने साकार किया, और BGBS मेरी जो 4 साल बीमारी में जूझता रहा, अभी भी थोड़ा बहुत मूवमेंट्स में प्रॉब्लम दिखी होगी, आपने बियर किया इसलिए थैंक यू। वो मेरी वाइफ नीतू शुक्ला। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी वजह से नाटक लिखा गया, जो बॉम्बे से इस नाटक को करने के लिए तो आई, लेकिन वो बीमार तो नहीं कर पाई, तो उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए बॉम्बे से लैंड किया यहाँ, और यहाँ है जानी मानी अभिनेत्री रूमा रजनी। आइए ये दिल्ली रंगमंच के पुराने लोग इनको जानते होंगे, और बॉम्बे में हमने बहुत काम किया है, बहुत सारे नाटक किए हैं, फिल्में की हैं, सीरियल किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अप्रिशिएट करने के लिए कि 4 साल बाद आप मंच पे वापस आ रहे हैं इस बीमारी के बाद, 80% रिकवर होने के बाद, तो मैं आपको सिर्फ अप्रिशिएट करने आऊँगी, नाटक फिर कभी। तो बीमार थी बहुत, लेकिन वो आई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, इनकी बिना नाटक नहीं हो सकता था। प्रताप जी का बता दिया, सबका बता दिया, कोई बचा हो भैया? और आप दर्शकों का, साहित्य कला परिषद का, जिसने मुझे मौका दिया कि मंच पर मैं वापस उतर सकूं, सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आपने इतना प्रोत्साहन दिया, आपकी वजह से मैं कर पाया। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आलोक जी मेरे मित्र हैं, और मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि सत्य कथा को लेकर के उन्होंने इतना भावपूर्ण मंचन यहाँ किया है। और शेल्टर होम की एक व्यवस्था उन्होंने बताई है कि ऐसा होता है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं शेल्टर होम से जुड़ा हूँ, आप भी जानते हैं। और हमारे यहाँ 0 to 10 और 10 to 18 बच्चे संरक्षित हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे घरौंदा बाल आश्रम, तो आपको इतनी सुंदर और इतनी सहज व्यवस्था वहाँ मिलेगी बच्चों के लिए। तो इन घटनाओं के विपरीत है। तो अगर कभी संभव हो तो आप हमारे बच्चों से मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए आपको याद होगा बिहार में कुछ सेंटर में कुछ घटनाएं हुई थी, उस पर जांच हुई थी, उसका संदर्भ था। सब सत्य घटनाएं हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो घटना मेरे साथ ही घटी थी। लेकिन तस्वीर बदल रही है और ये बहुत सुंदर बात है जिसका मैं प्रोत्साहन करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं निवेदन करूंगी नया थिएटर के बहुत पुराने, मतलब कि हम लोग आगरा बाजार अभी पोर्ट ब्लेयर में करने जा रहे हैं 10 तारीख को इस पर। तो काका पुरुषोत्तम भट्ट हमारे
हैदराबाद से भी एक सज्जन आए हुए इस प्ले को देखने के लिए, और संयोग ये है कि पोर्ट ब्लेयर भी जा रहे हैं तो नाटक देखने के लिए आगरा बाजार जो हम करके जा रहे हैं। मतलब कि मैं मोहब्बत से अभिभूत हूँ कि इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो मतलब इसकी कोई शुक्रिया शब्द बहुत छोटा होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य कला परिषद से मैं निर्देशक एवं मुख्य पात्रों को अभिनंदन देने के लिए राजकुमार जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। राजकुमार जी कृपया मंच पर आए। आलोक जी, मान्या, कृपया आप मंच के अग्रभाग में स्थान ग्रहण करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। मान्या, गुड़िया आगे आओ। आजा आजा आजा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो है पहला ही दिन था, 4 दिवसीय उत्सव है और कल की प्रस्तुतियां क्या है? एस्प्रेसो, एस्प्रेसो कॉफी होती है एस्प्रेसो, जिसे शिल्पी मारवाह ने डायरेक्ट किया है। और इसके बाद में बिजुका है जो बाली जी ने डायरेक्ट किया है, रामजी बाली ने। और भी कई नाटक है, नवीन दिवाकर जी ने भी नाटक यहाँ पे निर्देशन दिया है। तो आप सबकी प्रस्तुति आप सबकी जो है योर प्रेजेंस इज वांटेड। आप सभी आए और लुत्फ लें। 25 तारीख तक है ये कार्यक्रम। आपने मुझे समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।